सभी को नमस्कार। राजस्थान जियोग्राफी के अंदर कल कहाँ तक पढ़ा था आपने? हाँ, वन स्थिति जो रिपोर्ट है उसके बारे में चर्चा करनी है अपने को। उससे पहले यानी वन जो है संविधान की कौन सी अनुसूची अपने कहे के अनुच्छेद, जो 2 अनुच्छेद है कौन कौन से जिनमें शामिल किए गए हैं? एक तो 48 कै और दूसरा 51 कै। 48 कै में क्या है? यानी राज्यों को कहा गया है वन व वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करे। और दूसरा आपने जैसे देखें कि राज्यों द्वारा आम नागरिकों का जो कर्तव्य है, और कर्तव्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण करे। तो 48 कै जैसे देखा कि 48 कै जो अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व का है या मूल कर्तव्य का है? नीति निर्देशक तत्व का है। और 51 कै मूल कर्तव्य का। देखिए यहां तक अपने ये कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वन जो है अपने संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय मानते हैं, और ये पहले राज्य सूची का विषय था। और जैसे ही समवर्ती सूची में इसको डाला गया है तो यानी अपने ये कह सकते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यानी इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। और कल जहां तक पढ़ा था उसके बाद आज अपने आगे शुरू करेंगे कि देखिएगा कि अगर ये देखें कि 1901 में स्टार्टिंग में राजस्थान की वन संपदा में अपने देखा कि 1901 में यानी शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है रियासत के दौरान। जो रियासत कौन सी? टोंक। और 1910 में एक नियम यानी कि वन संरक्षण के लिए नियम या योजना पहली बार बनाई गई, तो किस रियासत के दौरान? जोधपुर रियासत के दौरान। और राजस्थान में अपने जैसे कहीं कि 1935 में यानी कि कौन सी विशेषता है? वन अधिनियम। और 1950 में वन विभाग की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में की गई। तो देखिए आगे देखिएगा कि आज अपने वन संरक्षण अधिनियम 1980 की बात करें। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980, अधिनियम 1980। 1980 ये जो अधिनियम है वन संरक्षण अधिनियम 1980, और इसके तहत यानी यहाँ पे जो विशेषता आती है सामने, वो विशेषता कौन सी है कि ये अधिनियम जो बनाया गया है इसका कारण है। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि वन भूमि में अगर कोई भी कार्य करना है यानी इसके तहत अपने ये कह सकते हैं कि जो अधिनियम है वन संरक्षण अधिनियम, इसके तहत मुख्य अगर अपनी बात करें तो इसके तहत वन भूमि में किसी कार्य के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। या अपने भारत सरकार का कह दें यहाँ पे, कार्य के लिए केंद्र सरकार की अनुमति क्या है? आवश्यक है। केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है, अनुमति आवश्यक है। और इसी वन संरक्षण अधिनियम के तहत अपने ये कहें कि राज्यों की जो स्वायत्तता है यानी कि राज्यों का मुख्यतः अधिकार जो है इसके अंतर्गत वो क्या है? समाप्त हो गया। और किस अधिनियम के तहत अपने कहें तो 1980 वन संरक्षण अधिनियम। और यहाँ अपने कहें कि राज्यों की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई। अब सबसे पहले कि राजस्थान के अंतर्गत अपने जैसी वन नीति का नाम लेते हैं, तो राजस्थान में प्रथम जो वन नीति है वो कब लागू की गई? प्रथम वन नीति का जैसे ही नाम आए राजस्थान के अंतर्गत, तो राजस्थान में प्रथम वन नीति
प्रथम वन नीति। देखिएगा कि कई बार सीधा पूछा जाता है, सन नहीं आ जाता है, जैसे 2009, 2010, 2012 इससे, तो यहाँ 2010 है, सन तो कौन सा 2010। कंप्लीट अगर अपने देखें, कंप्लीट की जैसी बात करें तो यहीं अपने कहें कि 18 फरवरी 2010, 18 फरवरी 2010 के अंतर्गत पहली वन नीति ये लागू की गई है राजस्थान के अंदर। और उसके बाद अपने देखना है कि पर्यावरण नीति जो है, पर्यावरण नीति यानी राजस्थान में प्रथम पर्यावरण नीति कब घोषित की गई? प्रथम पर्यावरण नीति, प्रथम पर्यावरण नीति घोषित की गई, या अपने सीधा देखें कि घोषित यानी समय कौन सा हो जाएगा, तो 22 अप्रैल 2010, यानी 22 अप्रैल 2010। जैसे जैसे अपने ये आंकड़े देख रहे हैं, इन आंकड़ों को नियमबद्ध तरीके से आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे अपने यहाँ पे लिखा कि राजस्थान में प्रथम वन नीति, प्रथम वन नीति तो 18 फरवरी 2010 है, लेकिन राजस्थान की नवीन वन नीति का अगर जैसे ही नाम आए तो सन कौन सा हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? याद है क्या किसी को पहले से? अपने एक क्लासों के दौरान तो पढ़ ही रहे हैं, वो तो एक बात अलग है। जो आप अपने तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी मैटर सब्जेक्ट के दौरान तैयार करें तो पहले से ही भी पढ़ा होगा, या करंट जीके के अनुसार भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि करंट जीके एक अहमियत अपनी भूमिका निभाता है सब्जेक्ट के अंदर। तो वो भी आप साथ साथ में इसको देखो कि राजस्थान में प्रथम वन नीति का अगर जैसे ही आए तो समय कौन सा हो जाएगा प्रथम का, तो 18 फरवरी 2010। उसके बाद के कई बार पूछ लिया जाए कि प्रथम पर्यावरण नीति घोषित या घोषणा कब की गई, तो 22 अप्रैल 2010 को। ठीक है, उसके बाद अगर अपने देखें यहाँ पे मुख्य है कि राजस्थान जैविक विविधता नियम, जैविक विविधता नियम, और ये जो जैविक विविधता नियम है यानी किस सन के अंदर ये रूल लागू किया गया, तो 2002। और 2002 जो है यानी राजस्थान जैविक विविधता नियम 2002, और इसके तहत राजस्थान के अंदर जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। यहाँ मुख्य प्रश्न कौन सा बन जाता है कि राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, और जैव विविधता बोर्ड की स्थापना जो है किस यानी जिले के अंदर, तो जयपुर में। सन कौन सा हो जाएगा, 14 सितंबर 2010। यानी यहाँ जो है राजस्थान जैविक विविधता जो नियम है इसके तहत ही है ये, यानी अपने ये लिख सकते हैं इसमें 2002 के तहत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की स्थापना। तो बोर्ड की स्थापना यानी अपन ये कह सकते हैं कि बोर्ड की स्थापना किस जिले में की गई, तो आंसर क्या आएगा, जयपुर, जयपुर। और सन की अगर बात करें तो सन कौन सा आ जाएगा, 14 सितंबर 2010, यानी 14 सितंबर 2010, ये यहाँ याद रखना है। अब देखिए जैसे अपने थोड़ा सा यानी वन संरक्षण अधिनियम के तहत आगे अपने पढ़ा इसकी विशेषताएं, उसके बाद जैसी प्रथम वन नीति और पर्यावरण नीति जो घोषित कब की गई वो पढ़ा। उसके बाद अपने देखा कि जो एक नियम 2002 के अंतर्गत लागू किया गया है राजस्थान जैविक विविधता नियम, और इसी के तहत ही यानी राजस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई है, जो कि 14 सितंबर 2010 को, और अपने कहाँ की गई है, तो जयपुर के अंतर्गत। तो ये अपने यहाँ पे भाग देखा। और उसके बाद अपने देखिएगा कि कई बार एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना, तो 2019। राजस्थान में पर्यावरण व
जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना, निदेशालय की स्थापना किस जिले में की गई है? निदेशालय की स्थापना यानी किस जिले में? तो आंसर क्या आ जाएगा? जयपुर। यानी निदेशालय की स्थापना जयपुर में की गई है। सन अगर आए तो सन कौन सा हो जाएगा? 2019। यानी 2019 में राजस्थान में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना जयपुर में की गई और 2019 के अंतर्गत की गई। ये अपने को यहाँ याद रखना है इसके अंतर्गत। अब देखिए कि बड़ा बड़ा भाग अपने इसके अंतर्गत कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि जिस प्रकार तथ्य आते हैं। और उसके बाद देखें कि एक ही लाइन बची इसमें, कौन सी? कि राजस्थान में जो नवीन वन नीति है, नवीन वन नीति, और उसका उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है कि नवीन वन नीति जो घोषित की गई है तो उसकी विशेषता क्या है या फिर उसका उद्देश्य क्या रखा गया है। उद्देश्य रखना, जैसे 1952 वाली अपनी देखी थी, उसका उद्देश्य पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? यानी कि मैदानी भाग के अंतर्गत प्रतिशत पूछ लिया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिशत पूछ लिया जाता है, जो आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। अब उसी प्रकार अपने जैसे देखें कि राजस्थान के अंतर्गत जो नवीन वन नीति है, यानी राजस्थान में नवीन वन नीति कब घोषित की गई? तो 5 जून 2023, यानी 5 जून 2023 को। अब ये याद रखना है समय, 5 जून 2023 को। अब यहाँ दो चीजें आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। एक तो राजस्थान की प्रथम वन नीति है, कब? 18 फरवरी 2010। पूरा समय याद रख लेना, 2010 तो बार बार पूछा जाता है, पूरा समय अगर आ जाए तो 18 फरवरी 2010। उसके बाद राजस्थान की नवीन वन नीति फिर कौन सी आ जाएगी? 5 जून 2023। यानी ये दो समय आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए, 5 जून 2023। अब ये जो नवीन वन नीति जारी की गई है और इसी के तहत यानी उद्देश्य क्या रखा गया है, यानी अपने ये कह सकते हैं कि इसके तहत 20 वर्षों में, कितने वर्षों में? 20 वर्षों में वन आवरण को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? यानी 20 वर्षों में 20% तक बढ़ाया जाना है। अब ये बात समझ में आ गई क्या? देखिए, एक तो 1952 के तहत अपने देखा था और उसमें यानी कि क्या विशेषता या क्या उद्देश्य था उसका? मैदानी क्षेत्र है, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र, यानी मैदानी भाग अपने कहें तो मैदानी भाग में कितने भूभाग पर वन होने अनिवार्य है? 33। और पहाड़ी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक? तो 66%। और उसी प्रकार जैसी राजस्थान की नवीन वन नीति है 5 जून 2023 की, और इसके तहत यानी 20 वर्षों में वन आवरण को यानी कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो 20% तक। ये आपको यहाँ याद रखना है। उसके बाद साथ साथ में आपको बताना है कि जैसे भारत या राजस्थान की वन रिपोर्ट जो जारी की जाती है, समझ में आ रही है क्या बातें सारी? कि या तो अपने कहे कि भारत और राजस्थान दोनों में से कोई अपने कह सकते हैं, भारत का भी वही वहां से ही आंकड़ा आएगा और राजस्थान का भी आंकड़ा वहीं से ही आएगा, यानी कि दोनों एक जगह से मुख्य है। अब यहाँ जैसे पहले भी इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं, तो भारत के अंतर्गत या राजस्थान के अंतर्गत जैसे अपने देखें कि वन रिपोर्ट का जो आंकड़ा है ये जारी कहाँ से किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। यानी यहाँ अपने ये कह सकते हैं कि भारत या राजस्थान में वन रिपोर्ट जारी कहां से की जाती है? तो देहरादून से।
तो पूरा नाम क्या होगा अनुसंधान संस्थान का? भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान कह दो, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कह दो, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। तो वो वहां जो है मुख्य, वो अपने को याद रखना है। तो यहाँ जो ये वन रिपोर्ट जो जारी की जाती है, ये यहाँ अपने लिखेंगे इसमें भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ का है? देहरादून। और देहरादून आपने देखिएगा कि किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। देहरादून उत्तराखंड। कई बार क्या है कि अगर मान लो कि देहरादून का नाम ना आए तो फिर किसका आ सकता है? तो उत्तराखंड का आ सकता है। यानी देहरादून तो देखिए स्वाभाविक है आना। कई बार मान लो कि देहरादून ना दे, अपने बार बार देहरादून पड़ा है, लेकिन राज्य कौन सा है? तो देहरादून है। यानी ये देहरादून जो है ये स्थान है राज्य उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत यहां से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वन के आंकड़े जो है ये यहां से जारी किए जाते हैं। अब यहां अपने ये देखना है कि जो राजस्थान के अंतर्गत जो नवीनतम अपने कहे वर्तमान में जो आंकड़े अपने पढ़ रहे हैं, एक तो पहले और एक आज की अपनी बात करें तो जैसे वन स्थिति जो रिपोर्ट आती है ISFR 2023 वाली रिपोर्ट है अब की बार, तो कितने वर्ष के पश्चात ये जारी की जाती है? तो 2 वर्ष के पश्चात ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये भी अपने को यहाँ याद रखना है, 2 वर्ष का समय होता है इसका। तो जैसे अपने देखा कि ये जो वन रिपोर्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। और अब वर्तमान के अंदर जैसे अपने रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ जो रिपोर्ट है यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट है यानी अगर अपने जैसे ही यानी ISFR या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या कंप्लीट लाइन मिलेगी, है ना। तो यहाँ आपने देखिएगा कि सन कौन सा? 2023। ये रिपोर्ट जो है 2023 की है। पहली बात 2023 की है, लेकिन जारी कब की गई है उसका समय अलग है। जैसे ही आपने देखा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट, वन रिपोर्ट जो है ISFR 2023 वाली है जो नवीनतम है, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है यानी अपने ये कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है प्रति वर्ष अपने कह सकते हैं कि या ये कहें कि 2 वर्ष पश्चात, यानी समय कितना? 2 वर्ष, 2 वर्ष पश्चात ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब 2 वर्ष पश्चात ये रिपोर्ट जारी की जाती है तो वर्तमान के अंतर्गत अपने जैसे ही पढ़ रहे हैं तो यानी अब जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। तो इस श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं रिपोर्ट है। यानी ये जो रिपोर्ट जारी की गई है तो समय कौन सा है? तो 21 दिसंबर 2024, 21 दिसंबर 2024 को इस श्रृंखला की 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। अब यहां समझने वाली बात कौन सी है उसके बारे में अपने चर्चा करें तो देखिएगा कि प्रत्येक यानी 2 वर्ष के पश्चात ये आंकड़े आते हैं। ये बात सभी के क्लियर है ना? प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात ये आंकड़े आते हैं। तो यहां जो ये 2 लाइन है इनके अंदर आपको ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि भारत वन स्थिति वन रिपोर्ट जो है ISFR, ठीक है, कई बार ये इंग्लिश में नाम आ जाता है। तो ये जो है 2023 वाली रिपोर्ट है। ये कौन सी है? 2023 वाली रिपोर्ट है। लेकिन इस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं ना वो कब जारी किए गए हैं? तो वो 21 दिसंबर 2024 को जारी किए गए हैं। ये बात समझ में आ गई क्या सभी के? यानी जो ये रिपोर्ट है ये तो कौन सी है? 2023 वाली, 2023 के अंतर्गत ये आनी थी। लेकिन ये रिपोर्ट के आंकड़े जो है ये जारी कब किए गए हैं? तो 21 दिसंबर 2024 को ये जारी किए गए हैं। और इस श्रृंखला की यानी ये कौन सी श्रृंखला की अपने कहें तो नंबर कौन सा हो जाएगा? 18वीं रिपोर्ट है ये वन रिपोर्ट जो कौन सी है? 18वीं है। क्रमबद्ध जैसे चलते आ रहे हैं। अब मान के चलो कि 18वीं का मतलब क्या हुआ कि अपने भारत के अंदर अगर देखें
18वीं वन रिपोर्ट, 18 आंकड़ा आया ना, इसका मतलब है 36 वर्ष हुए हैं आंकड़े जैसे जारी किए गए हैं। तो ये भी अपने दिमाग में बिठा लेना इस बात को। यानी देश आजाद हुआ कब? 1947 को। 1947 के बाद आज वर्तमान में कितने वर्ष बनते हैं? आइडिया लगा सकते हो क्या? 50 तक तो 3 हो ही गए, 50 और 53 तो वो हो गए, 53 और 25 कितने हो गए? 78 हो गए क्या? अब 78 वर्ष बनते हैं। वन रिपोर्ट जारी होने का समय है 36 वर्ष का। कितना है? 36 वर्ष। इस श्रृंखला की ये 18वीं वन रिपोर्ट है। 18वीं वन रिपोर्ट है, इसका मतलब है यानी 36 वर्षों से ये क्रम चलता आ रहा है। तो ये भी अपने को थोड़ा सा जहन में रखना है। तो यानी 21 दिसंबर 2024 को इस श्रृंखला की 18वीं वन रिपोर्ट जो है जारी की गई। क्योंकि ये दो समय आपको ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखने हैं यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंतर्गत। कैसे है कि एक तो 2023 का समय है, अपने दिमाग में ये आता है कि 2023 से पहले 2021 है ना, 2021 मतलब 2021 वाला जो आंकड़ा है वो आया, तो इसमें कौन सा हो गया? 2023 का। अब ये जो आंकड़ा है ये यानी कि कब जारी किया गया? 21 दिसंबर 2024 को। तो 21 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट कौन सी है? तो 2023 वाली है। आंकड़ा जारी कब हुआ है? तो 21 दिसंबर 2024 को। तो ये आपको यहां याद रखना है। अब आपने जो वर्तमान में नवीनतम जो नए आंकड़े हैं इस रिपोर्ट के, उन्हीं की अपने चर्चा करेंगे। और नए आंकड़े अपने देखिएगा कि आगे देखें तो जैसे ही अपने देखा कि अभिलेखित दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है भारत में, यानी कौन सा स्थान रखता है राजस्थान? अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, तो कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है, यानी 15वां स्थान है, ये यहां याद रखना है। उसके बाद देखिए कि 15वां स्थान, और अपने यहां देखें कि राजस्थान जो भौगोलिक दृष्टि अपने देखें कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कंप्लीट क्षेत्रफल वो कितना है? तो 3,42,239 वर्ग मील कितना है? 100। हाँ ठीक है। अब यहां देखिए कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल अब भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो तो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी वर्ग किमी का आएगा, वर्ग किमी। ठीक है, वर्ग किमी। अब ये जो भाग है इसमें यानी 3,42,239 जो है ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में कितना है? 100% है। अब इतना जो वर्ग किमी वाला एरिया है इसमें से भारत के अंतर्गत अगर अपने देखें कि भारत में जो कुल वन है, भारत में कुल वन जिसमें राजस्थान का भाग यानी इसके अंतर्गत कितना आता है? राजस्थान के अंतर्गत कितना वन क्षेत्र आता है? मैं जैसे बोल रहा हूं शायद आपने सही नहीं सुना होगा। मैंने कहा कि भारत के कुल वन क्षेत्र में राजस्थान का भाग तो कितना हो जाएगा? अब की बार सही समझ में आया है? 3.10%, 3.10% है। ये भारत में कुल वन क्षेत्र जो है उसमें राजस्थान का कितना भाग है, कितना प्रतिशत है? तो केवल कितना है? 3.10% है। ये केवल अपने राजस्थान का एक भौगोलिक क्षेत्रफल देखा है।
इसके बाद अपने देखिएगा कि यहां मुख्य प्रति व्यक्ति वनावरण व वृक्षावरण कितना क्षेत्रफल घेरता है? 0.037 सॉरी हेक्टेयर आएगा ये, हाँ हेक्टेयर आएगा ये, प्रतिशत नहीं आएगा, हेक्टेयर ये हेक्टेयर आएगा 0.037। पूछा गया प्रश्न है ये। अब अपने चले राजस्थान की स्थिति को लेकर, ये पहले मैंने चर्चा की है आपके साथ में। अब अपने राजस्थान की स्थिति को लेकर अपने बात करें कि राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो तो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें राजस्थान में जो वन क्षेत्र पाया जाता है, यानी अपने ये कह सकते हैं कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र यानी कितना है कंप्लीट, यानी 3,42,239 तो कंप्लीट हुआ, उसमें वन कितने हैं, यानी कि वन वाला क्षेत्रफल है वो कितना है, तो यानी 32,869 वर्ग किमी है। अब ये आंकड़े साथ साथ में याद करने हैं क्लास के अंदर ही। 32,869 किस किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, साथ साथ में अपनी चर्चा करते चलेंगे, क्योंकि देखिएगा कि जब थ्योरिकल पार्ट होता है ना वो तो 2-3 बार पढ़ो अपने दिमाग में आ ही जाता है। जब बात आती है आंकड़ों की तब क्या आंकड़े याद ज्यादातर नहीं रहते हैं, लेकिन उसको एक क्रमबद्ध तरीके से अगर अपने पढ़ें तो वो याद फिर भी रह सकते हैं। तो यहां अपने जैसे ही देखा कि 3,42,239 कंप्लीट में से वन क्षेत्र जो है 32,869 वर्ग किमी जो क्षेत्र है उस पर है। ठीक है, अब ये तो है क्षेत्रफल वन का, पहली बात। अब ये जो है ना यहाँ पे वन लिखा है, कुल वन जो लिखा है ना ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसको दो पार्टों में अपने बांट करके पढ़ेंगे, वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण और वृक्षावरण, एक तो वनों का आवरण है, एक वृक्षों का आवरण है। यानी एक तो घनी अपने कहें कि सघनता के अंतर्गत है, एक विरलता के अंतर्गत भी आ जाता है इसमें, लेकिन यहां दोनों का साथ में है ये, यानी वृक्षावरण भी है और वनावरण भी है, दोनों का साथ में है। अब इसमें अपने को सबसे पहले तो ये देखना है, अभी तो अपने देखा क्षेत्रफल, राजस्थान में कुल वन क्षेत्रफल यानी क्षेत्र जो है 32,869 है, और राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है, यानी इसी का ही प्रतिशत की अगर बात करें, प्रतिशत की, तो प्रतिशत फिर कितना हो जाएगा, तो 9.60। तो देखिएगा 9.60%। कई बार क्या है कि यहां लाइन तो देखिएगा कि सेम मिलेगी, एक में क्षेत्रफल का नाम आएगा या क्षेत्र का नाम आएगा, एक में सीधा प्रतिशत पूछा जाता है, जो कि पीछे पूछा भी गया है। यानी राजस्थान में कुल वन क्षेत्र जो कि 32,869, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत ये कितना है, तो 9.60% है। अब इसको 32,869 जो है ना, इसको अलग अलग विभाजन करके और फिर अपने इसको पढ़ेंगे अलग अलग, तो ये आपको याद रह जाएंगे क्या। यानी अभी जो अपने देखा कि अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, कितवां स्थान है, 15वां। और भौगोलिक क्षेत्र जो है राजस्थान का वो तो लगभग याद ही रहता है, 3,42,239। और भारत के कुल वन क्षेत्र में राजस्थान का भाग कितने प्रतिशत है, तो 3.10% है। और प्रति व्यक्ति वनावरण व वृक्षावरण का हेक्टेयर भाग कितना घेरता है, तो 0.037 हेक्टेयर। ठीक है, और राजस्थान में जो कुल वन क्षेत्र है वो तो कितना एरिया घेर रहा है, 32,869 वर्ग किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 9.60। यानी जो 32,869 है ये अगर प्रतिशत में अपने देखें तो 9.60 है। ये बात समझ में आ गई आपके। अब अपने आगे बढ़े,
राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्र, कुल वनावरण क्षेत्र का अपने नाम लें तो कितना हो जाएगा? 16,548.21 वर्ग किमी। कितना हो जाएगा? 16,548.21 वर्ग किमी। ठीक है, ये तो है क्षेत्रफल, इसका वनावरण का क्षेत्र आ जाता है ये। उसके बाद यही अपने यहाँ पे देखें कि मुख्य जो भाग है ये तो क्षेत्र का है। अगर राजस्थान में कुल वनावरण यानी वनावरण क्षेत्र है और इसी का ही प्रतिशत अपने देखें, यानी प्रतिशत फिर कितना हो जाएगा? तो 4.84 हो जाएगा, यानी 4.84 अपने कह सकते हैं सीधे शब्दों में 4.84%। तो ये आपको साथ साथ में ध्यान रखना है प्रतिशत में और क्षेत्रफल के अंतर्गत। तो ये तो क्षेत्र आ गया 16,548 और प्रतिशत कितना हो गया? 4.84 या 4.84 अपने राउंड फिगर में कहते हैं। तो है किसका? कुल वनावरण का है। किसका है ये? कुल वनावरण का है, ये आपको याद रखना है। अब अपने यहां अगर देखें दूसरा पार्ट, ये तो वनावरण की बात की अपने, केवल वनावरण की। दूसरा वृक्षावरण के अंतर्गत अभी देखें तो राजस्थान में कुल वृक्षावरण क्षेत्र और वृक्षावरण जो क्षेत्र है वो यहां कितना है? तो 10,841.12 10,841.12 वर्ग किमी। अब ये वर्ग किमी के अंतर्गत है। अब इसी का ही अगर अपने देखें कि प्रतिशत कितना है, तो यहां अब देखिए ये वृक्षावरण का ही प्रतिशत अपने देख रहे हैं, प्रतिशत, और पहले इधर किसका देखा है? वनावरण का। ये बात समझ में आ रही है क्या? पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कुल वनावरण का देखा क्षेत्र जिसका प्रतिशत। अब यहां कुल वृक्षावरण का क्षेत्र देखा अपने कितना है? 10,841.12 है वर्ग किमी। इसी का ही प्रतिशत जो है वो कितना हो जाएगा? तो 3.16%। तो 3.16% हो जाएगा ये। अब यहां देखिएगा कि एक तो वनावरण और दूसरा वृक्षावरण। अब सबसे पहले अपने 32,869 और 9.60% उनको सभी को एक साथ में देखा है, और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि इनको अलग अलग करके अपने पढ़ रहे हैं और फिर वापस इनको जोड़ेंगे कि वाक्य में वो उतने बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो यहां वनावरण वृक्षावरण का देखा। उसके बाद अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि दोनों को जोड़ करके, कई बार क्या है कि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको सभी का ही पता होना चाहिए। यानी कि आपसे ये पूछ ले कि वनावरण और झाड़ी क्षेत्र वो कितना है, वनावरण व झाड़ी क्षेत्र कितना है। अब आपको याद होना चाहिए कि वनावरण कितना था और झाड़ी क्षेत्र कितना था, वनावरण व वृक्षावरण कितना है, तो भी आपको पता होना चाहिए दोनों का कितना है। कुल कहा जाता है, कुल कितना है, तो भी आपको याद होना चाहिए। इसमें प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं। तो आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इनका आंकड़ों का कि किस किस प्रकार से है ये। तो अब अपने दोनों का कुल देखें, कुल वनावरण व वृक्षावरण का क्षेत्र, वृक्षावरण का क्षेत्र कितना हो जाएगा? अब देखिए 16 और 10 26, उसके बाद इनको जोड़ेंगे ना दोनों को, यानी 27,389.24 वर्ग किमी आएगा। कितना आ जाएगा? वो काट देना, वर्ग किमी आएगा 27,389.24 वर्ग किमी आएगा ये। उसके बाद अभी अपने वनावरण व वृक्षावरण का क्षेत्र देखा। अब इसका क्या है कि प्रतिशत की अगर चर्चा करें, यानी इसका जो प्रतिशत है दोनों का प्रतिशत, फिर इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 8% हो जाएगा, 8%।
ज्यादातर इनके चांस रहते हैं पूछने के, वनावरण व वृक्षावरण साथ में। अगर साथ में कोई पूछा जा रहा है तो ज्यादातर इनके चांस रहते हैं। यानी कि एक तो कंबाइंड रूप से पढ़ा, हाँ जी, वनावरण व वृक्षावरण क्या है। वनावरण यानी कि एक तो देखिएगा कि एक अपने सीधे तरीके से वृक्ष का नाम लेते हैं, एक वनों का नाम लेते हैं, दोनों में अंतर है रात दिन का। अंतर कैसे कि वन संपत्ति जैसे ही नाम आता है, यानी कि जंगल वाला क्षेत्र अपने नाम सुना होगा आपने, यानी वनों का जो भाग होता है वनों से ढका हुआ भाग, यानी कि 75% से अधिक जो भी भाग है कंप्लीट वनों से ढका हुआ, वो वनावरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद वृक्षावरण यानी कि जो भूमिगत क्षेत्र अलग है, यानी जहां वृक्षों का आंकड़ा लिया जाता है वो वृक्षावरण के अंतर्गत आता है। यानी एक तो कंप्लीट रूप से और एक दूसरा अलग, अपने कुछ अलग अलग अपने जैसे वृक्षों का नाम लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीट जो बात आ रही है उसमें से गिने जा रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार से। उसके बाद अपने जब इसके विभाजन देखेंगे ना, सघन के नाम से है, अत्यंत सघन के नाम से और कम के नाम से है, वो 3 प्रकार से भी वो है, तो वो भी पार्ट अपने समझेंगे उसमें। तो ये वृक्षावरण और वनावरण, जहां पे कंप्लीट वन वाला भाग है वो तो सारा का सारा क्या है, वनावरण वाला है। उसके बाद जो अन्य वृक्ष आ जाते हैं तो वो वृक्षावरण के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि क्षेत्र का काउंट किया जाता है। तो दोनों ही में, दोनों जो है वो इसमें रात दिन का अंतर है। तो यहाँ कुल वनावरण व वृक्षावरण, जिसमें से आपने देखा, अब देखिए कि यहाँ वनावरण तो कितना है 16,548 है और वृक्षावरण कितना है तो 10,841 है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, फिर कितना बन जाता है 8%, यानी 8% है। वर्ग किलोमीटर का देखेंगे तो 27,389। स्टार्टिंग में अपने देखा था 9.60%, कितना देखा था 9.7%। यहाँ 27,389 है ना, वहां कितना देखा था 32,869 वर्ग किलोमीटर। अब यानी कौन सा भाग इसमें रह गया है तो झाड़ियां रह गई है। कौन सा भाग रह गया है तो झाड़ियां रह गई है। अब झाड़ियां जो है वो अपने पढ़े यहां पे, राजस्थान में कुल झाड़ियों का क्षेत्र, झाड़ियों का क्षेत्र, अब झाड़ियों का जो क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा यहां पे 5476 5477 वर्ग किमी, यानी 5477 वर्ग किमी हो जाएगा। अब इसी के बाद अपने देखें, ये तो है झाड़ियों का क्षेत्र जो कि 5476.77 वर्ग किमी का है। उसके बाद अपने यहाँ देखें कि जो ये प्रतिशत है, यानी कुल झाड़ियों का क्षेत्र है और इसी का ही प्रतिशत अपने को देखना है। प्रतिशत जो कितना है प्रतिशत, तो 1.60, यानी यहाँ 1.60% हो जाएगा, 1.60%। अब चाहे आगे से आगे कोई जोड़े या कोई अलग करे, लेकिन अपने आराम से उसका आंसर दे सकते हैं अगर ये याद है तो। चाहे झाड़ियों को वृक्षावरण में मिलाए, चाहे झाड़ियों को वनावरण में मिलाए, चाहे वनावरण और वृक्षावरण को मिलाए, किसी स्थिति के अनुसार मिलाए, लेकिन अपने आराम से इसको बता सकते हैं अगर ये आंकड़े आपको याद है तो। प्रतिशत के अंदर भी याद होने चाहिए, वर्ग किमी के अंतर्गत भी आपको याद होनी चाहिए। अब ये ज्यादा कोई बड़ा भाग नहीं है, आगे जैसे ही अपने प्रशासनिक दृष्टि से वो भाग देखेंगे ना तो उनका भी प्रतिशत और आंकड़ा दोनों पूछे जाते हैं वर्तमान के अंतर्गत, और यहां भी ये पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर मत कर देना। कई बार ये आए कि ये आंकड़े हैं इनका क्या है, आगे थ्योरिकल अपने पढ़ लेंगे, पूछे जाते हैं। ये करंट जीके के अनुसार भी पूछे जाते हैं, उसमें भी शामिल करेंगे इनको, और अपने जैसे थ्योरिकल अपने पढ़ रहे हैं उसमें भी ये आएंगे, दोनों तरफ ही पूछे जाते हैं। अब चाहे वो पार्ट उसमें आए चाहे इसमें आए, लेकिन पढ़ना तो अपने को पड़ेगा, ये बात जायज है, पढ़ना तो पड़ेगा, 100% पढ़ना पड़ेगा और याद भी रखना होगा, चाहे किसी भी प्रकार से आप याद रखो इनको। अब देखिएगा कि अभी तक अपने ये भाग पढ़ा जिसमें से सबसे पहले अपने, अगर आपको आंकड़े याद हो तो अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, साथ में बताना है आपको, साथ में बता दोगे ना,
यानी जस्ट ही अपने कहे तो कंप्लीट कोई 10-15 मिनट या व्यवहार में अपने जैसे चलते तो याद नहीं रहता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस के दौरान ये याद रह जाता है। तो सबसे पहले जैसे अपने कुल देखा, कुल का मतलब क्या हुआ, यानी वन क्षेत्र जो है, कुल वन क्षेत्र, यानी कुल की अगर बात करें, कुल वन क्षेत्र जो कि कितना था 32,869 वर्ग किमी था ना ये, ठीक है। अब देखिए इसका जो है प्रतिशत कितना है, 9.60% है, याद रह जाएगा। अब यहां पे मैं आगे नाम नहीं लिखूंगा, अपने काउंटिंग करेंगे कि यहां तक कितना हो जाता है। अब आगे देखिएगा कि वनावरण अपने देखा जो कि कितना प्रतिशत था, 4.84, इतना ही था ना। वृक्षावरण कितना था, 3.16, इतना ही था। उसके बाद अपने देखा कि झाड़ियां कितनी, 1.60, यानी अब इनको जोड़ दो, 0, यानी कुल उतना ही बनेगा ये जितना अपने स्टार्टिंग से लेकर के चले हैं। तो यानी अपने थोड़ा सा इनको अपने को याद रखना है, यानी आंकड़ा जो भी है सारा कंप्लीट अपने को यहाँ याद रखना है। अब इसमें यानी किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। सिंगल भी पूछ लिया जाता है और दो दो को इकट्ठे करके फिर भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि अब पूछ लिया कि झाड़ी और वनावरण या झाड़ी या वृक्षावरण प्रतिशत, तो भी अपने को पता होना चाहिए कि कितना बनेगा। यानी वर्ग किमी में भी पूछा जाए तो भी अपने को पता होना चाहिए। अब क्या है कि अगर याद है तो सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात रह गई है, अपने उसको क्या करना है, जोड़ना ही तो है, या घटाना है या जोड़ना है, इतनी बात है। तो ये कंप्लीट आपको याद होने चाहिए इसके अंतर्गत। तो इसके बाद देखिएगा कि अपने प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों की जैसी अपने चर्चा करें, तो यहां भागों की बात करें अपने प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें आपको एक लाइन और याद रखनी है, एक इसमें अधिनियम आता है उसके तहत है ये, जो कि पीछे पढ़ा था अपने। कौन सा अधिनियम है, 1953 का जो अधिनियम है, वन अधिनियम, उसके तहत ही इनको बांटा जाता है। जो पहले अपने कंप्लीट लाइनें लिखी थी 3 ही, यानी कौन कौन से भाग है। सबसे पहला कौन सा, संरक्षित या रक्षित वन है, दूसरा आरक्षित है और तीसरा अवर्गीकृत वन है। तो 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ये है प्रशासनिक दृष्टि से, लेकिन किसके तहत है, तो यहां अपने लिख सकते हैं कि 1953 के वन अधिनियम के तहत, वन अधिनियम के तहत, वन अधिनियम के तहत जैसे ये 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों की अगर अपनी बात करें तो पहला जो भाग है, यानी नाम लिया था अपने रक्षित या संरक्षित वन, रक्षित या संरक्षित वन, यानी कि ये जो वन है किस प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, कि इसमें यानी अपने ये कह सकते हैं कि जो रक्षित या संरक्षित वन होते हैं ये सीमित मात्रा में सूखी लकड़ी काटने व पशु चारण की यहाँ सुविधा होती है। यानी सीमित मात्रा, कंप्लीट नहीं कह सकते, सीमित मात्रा। लेकिन जैसे दूसरा भाग अपने देखे कौन सा, आरक्षित वन, उसमें कोई भी छूट वगैरह नहीं होती है। जैसे चाहे सूखी लकड़ी काटने की बात कह दें, चाहे पशु चारण की बात कह दें, पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। लेकिन जैसे तीसरा भाग अपने देखा है अवर्गीकृत वन, तो उसमें कंप्लीट रूप से क्या है, छूट मिलती है।
अब वो जो छूट क्यों मिलती है, क्योंकि वनों का बाहरी आवरण होता है जो वन संपदा यानी कि वन विभाग के अंतर्गत आता है। वो भाग किसके अंतर्गत आता है, वन विभाग के अंतर्गत आता है, उसमें छूट मिलती है। उसमें पशु चारण यानी पशुओं को चराया भी जा सकता है, और अपने कहें कि सूखी लकड़ियां हैं वो रोजाना काट करके भी उसमें ला सकते हैं। लेकिन कुछ अपने यहाँ 3 भागों के अंदर देखा तो एक में तो सीमित मात्रा में है, एक में पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, और एक में देखा कि कोई भी प्रतिबंध नहीं है, क्षेत्र अलग अलग है सभी। यानी ये नहीं है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर अपने जा सके, तो कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर बिल्कुल भी जा ही नहीं सकते अपने, तो ये भी यहाँ पे प्रतिबंध भी है, किसी में सीमित मात्रा में भी है और किसी में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ जैसे अपने ये अपने पढ़ रहे हैं रक्षित संरक्षित वन, और इसमें अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रक्षित संरक्षित वन यानी इसके अंतर्गत मुख्य विशेषता कौन सी रहने वाली है, तो यहां अपने कह सकते हैं सीमित मात्रा में सूखी लकड़ी काटने व पशु चारण पर, या आपने ये कहें सूखी लकड़ी काटने व पशु चारण की सुविधा रहती है। ठीक है, पशु चारण समझ रहे हो क्या, लगभग पता होगा सभी को इसका अर्थ क्या है। पशुओं को चराने के लिए लेकर के जाते हैं ना, कि देखिएगा कि अपना जो ये बेल्ट है, जैसे अपने हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र की बात करें, लेकिन इसमें भी यानी कुछ ऐसे अपने कुटुंब कह दें, समाज कहते, जो कि आज भी इकट्ठे जैसे 25-30 पशुओं को बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, चराने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सिंचित क्षेत्र है, मुख्य वनों वाला भाग पूरा नहीं कह सकते, कुछ हद तक है, थोड़ा भाग है जो कि बाहरी विदेशी अपने कह सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे कोला फार्म अपने नाम ले, अन्य वन विभाग वाला भी क्षेत्र कई है यहाँ पे, तो कहीं पर प्रतिबंध भी है, कहीं पर प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं है, वो भी आवरण उसी के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ आपने देखिएगा कि जैसे पशु चारण यानी पशुओं को चराने की सुविधा यहाँ रक्षित संरक्षित वन में सीमित मात्रा में दी जाती है। और यहाँ अपने जैसे लकड़ी का नाम ले तो सूखी लकड़ी, ऐसे नहीं कि पेड़ के पेड़ ही काट के ले जाओ, ऐसे नहीं है। तो सूखी लकड़ी जहाँ पे कुछ सीमा मात्रा में ही, सीमित मात्रा, हाँ, इसके अंदर अपने ये कह सकते हैं कि लेकिन कुछ ना कुछ इसमें कारण रखा जाता है। जैसे वन विभाग के अंतर्गत भी अगर अपने कहे तो उसमें भी कुछ रहता है। जैसे अपने कल भी बात की थी, अगर अपने सामान्य भाषा में अगर बात करें कि अपने खेत से ही अपने एक वृक्ष नहीं उखाड़ सकते, उसके लिए भी अपने को क्या चाहिए, मंजूरी चाहिए, उसके लिए अपने को मंजूरी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी क्या है कि कुछ नियम यहाँ रखे जाते हैं इसमें। लेकिन जब भी ये पर्सन आता है एग्जाम की दृष्टि से, जब भी कोई पर्सन आता है तो यहाँ ये पूछा जाता है कि रक्षित या संरक्षित वन यानी इसकी विशेषता क्या है, तो सीमित मात्रा में सूखी लकड़ी काटने व पशु चारण की सुविधा यानी किसके अंतर्गत आती है, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, तो रक्षित या संरक्षित वन। अब इसमें अगर क्षेत्रफल की बात करें कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका एरिया कितना है, तो कितना है 18,605.18 वर्ग किमी। ये तो है वर्ग किमी, 18,605.18 वर्ग किमी। और इसका अगर प्रतिशत की अगर बात करें कि प्रतिशत कितना है, तो 56.51% इसका आ जाएगा। अगर अपने देखें कि मुख्य यानी राज्य जिले जो हैं, क्षेत्र अपने कौन से आ जाते हैं यहाँ पे, मुख्य क्षेत्र यानी एक तो 12 व करौली, ये अपने मुख्य यहाँ पे कहें 12 और करौली के अंतर्गत। तो यहाँ रक्षित संरक्षित वन के अंतर्गत अपने ये देखा। उसके बाद देखिए कि दूसरा पार्ट अपने देखें, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं अपने इस भाग को। दूसरा जो है
दूसरा यानी कि आरक्षित वन, कौन सा है? आरक्षित वन। अब आरक्षित वन में क्या है कि वहां पे तो कुछ सीमित मात्रा में छूट दी गई थी, सुविधा दी गई थी, लेकिन इसमें कोई भी छूट या सुविधा नहीं है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। यानी यही लाइनें ज्यादातर पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। लाइनें या तो ये लाइनें देते हैं, उसके बाद अपने आंसर में रक्षित, आरक्षित, ठीक है, अवर्गीकृत, इस प्रकार से आंसर मिलेंगे आपको। या फिर अपने ये कहें कि सत्य असत्य के दौरान ये लाइनें डाल देते हैं इसमें। तो ये अपने को याद ही रखना है इनको। आरक्षित वन में अगर अपने देखें यहां पे तो मुख्य पशुचारण व लकड़ी काटने पर पूर्ण प्रतिबंध है। समझ गए क्या इस लाइन को? यानी यहां लकड़ी काटने और पशुचारण पर पूर्ण रूप से क्या है, तो प्रतिबंध लगाया गया है आरक्षित वन के अंतर्गत। तो आरक्षित वन जो है इसमें अगर क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल कितना, तो 12,178.03 वर्ग किमी का आएगा, 12,178.03 वर्ग किमी। और इसमें अगर प्रतिशत की अगर बात करें, प्रतिशत, तो 36.99% है। अगर क्षेत्र की अगर बात करें कि क्षेत्र कौन कौन सा है, तो यानी उदयपुर व चित्तौड़गढ़, तो ये अपने को याद रखने हैं जिले भी। उसके बाद देखिए आगे लास्ट रह गया अपना, लास्ट रह गया कौन सा रहा है, तो अवर्गीकृत वन रहा है। तीसरा अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। अब इसके अंतर्गत अपने देखिए कि ये जो वन है ये निम्न श्रेणी के वन है, यानी इसमें जो वन क्षेत्र आ जाता है ये निम्न श्रेणी के वन है, के वन। वह इसमें अपने कह सकते हैं कि पशुचारण या लकड़ी काटने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो पशुचारण व लकड़ी काटने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं, कोई भी प्रतिबंध नहीं। तो ये यहाँ याद रखना है इसके अंतर्गत। तो उसके बाद अपने देखना है कि अवर्गीकृत वन में जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल कितना है, 2137 वर्ग किमी। यानी यहाँ पे जो है 2137.79 यानी 79 वर्ग किमी है। अगर अपने प्रतिशत की बात करें तो 6.50%, ठीक है। और उसके बाद अगर अपने देखें कि जिला यानी क्षेत्र कौन सा आ जाता है, तो बीकानेर व जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर आ जाएगा इसमें, जैसलमेर। और ये भाग अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे अपने देखेंगे वन क्षेत्रों के अंतर्गत जो भी भाग है कौन से सर्वाधिक है, कौन से कम है, वृद्धि के अंतर्गत भी कौन से है, तो उसके अंतर्गत। तो सभी का धन्यवाद।